मेन पोजीशन है, जिस पोजीशन में वो है ऑलरेडी, वो उसी पोजीशन में रहना चाहती है। ये है इनर्शिया। तो इनर्शिया कितने प्रकार से होता है? इनर्शिया में बी ऑफ थ्री टाइप, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो यहाँ पर जो ये जैसे ही आपने प्लेइंग कार्ड को अपनी तरफ खींचा तो कॉइन जो है कहाँ गिरा बेटे? ग्लास के अंदर गिरा। किसके कारण? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण जो है कॉइन पहले, अब कॉइन जो है प्लेइंग कार्ड पर जो रखा वो किस पोजीशन में है? वो रेस्ट पोजीशन में है। जैसे आपने प्लेइंग कार्ड को मोशन में लाए तो वो जो आपका कॉइन है वो किस अवस्था में रहना चाहता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वो किस में रहना चाहता है? रेस्ट अवस्था में रहना चाहता है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण जो कॉइन है वो कहाँ डलेगा? ग्लास के अंदर डलेगा। ठीक है जी। मान लीजिए आप किसी मूविंग बस में जा रहे हो बेटे, किसी बस में आप सफर कर रहे हो, ठीक है। आपने देखा होगा जब भी आप कहीं सफर में जब जाते हो, मान लीजिए आप किसी बस में बैठे हो और बस जो है वो क्या चल रही है। अचानक बस के सामने कोई चीज आ जाती है, कार आ जाती है, कुछ आ जाता है, तो ड्राइवर क्या कर देता है? अचानक जो है क्या लेता है? उसमें ब्रेक लगा देता है। जैसे आप ब्रेक लगा देते हो और जब अपनी सीट पे आप बैठे तो आप अचानक जो है आगे की तरफ गिरते हो ऐसे। तो ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि जैसे बस चल रही थी तो बस में आप भी किस अवस्था में थे? मोशन में थे। जैसे ही बस रुकी अचानक तो आप किस अवस्था में रहना चाहते हो? मोशन में रहना चाहते हो, इसलिए आप आगे की तरफ गिरते हैं। दोबारा भी सुनिए बेटे, इसको दोबारा फिर समझिए। मान लीजिए कोई बस है, उस बस जो है मूविंग है, बस जो चल रही है, उसके अंदर जो पैसेंजर है वो किस अवस्था में है बेटे? किस पोजीशन में? वो भी मूविंग पोजीशन में। पैसेंजर बैठे हुए हैं, अचानक ड्राइवर ने जो है बस में क्या लगा दिया? ब्रेक लगा दिया। तो आपने देखा होगा जो पैसेंजर है वो अचानक जो है आगे की तरफ जो है झुक जाते हैं, आगे की तरफ गिरते हैं ऐसे, ठीक है ना। अपने सीट पर बैठे बैठे जो है वो आगे की तरफ को ऐसे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पैसेंजर है उनकी पहली पोजीशन क्या थी? मूविंग। तो वो मूविंग पोजीशन में रहना चाहते हैं। तो वहां क्या होगा बेटे? इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ऐसा क्यों होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण होता है। नेक्स्ट, आप किसी मूविंग बस में जा रहे हो और आप जो है खड़े हो, मान लीजिए बस के अंदर खड़े हो, अचानक जो है ड्राइवर ने जो है गाड़ी को मोड़ दिया अचानक। तो आप जैसे मोड़ोगे तो आप उसकी ऑपोजिट साइड में जो क्या होते हैं? गिर जाते हो या गिरने की कंडीशन में होते हो। तो ऐसा किसके कारण होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण होता है। तो इनर्शिया जो होता है वो तीन प्रकार का हो सकता है: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है भाई। इनर्शिया जो है वो मास के ऊपर डिपेंड करता है बेटे। इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द मास। Inertia depends upon mass of an object. इसका मतलब क्या है? हैवी द बॉडी तो ग्रेटर द मास, ग्रेटर द इनर्शिया। हैवी द बॉडी, इफ heavy the body, greater is the inertia। ठीक है जी। अगर वस्तु में जो है भारी होगी तो उसके अंदर इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा होगा। तो उम्मीद करता हूं बेटे आपको इनर्शिया समझ में आ गया। इनर्शिया है क्या? फिर दोबारा से समझिए बेटे। इनर्शिया किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी मूल अवस्था में रहना चाहती है। अगर वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई रहना पसंद करती है, अगर वस्तु जो है डायरेक्शन में तो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है। तो इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन इट्स पोजीशन।
तो ये हो गया बेटे आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसकी एप्लीकेशन भी होगी बेटे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। अब आते हैं मोमेंटम। एक वर्ड है बेटे मोमेंटम, वर्ड है मोमेंटम। It is the product of mass and velocity of a body. It is the product of mass and velocity of a moving body. It is the product of mass and velocity of a moving body. कोई मूविंग बॉडी है बेटे, उसका मास कितना है और उसकी वेलोसिटी क्या है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट मोमेंटम। ठीक है जी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी। कंडीशन क्या है, बॉडी क्या होनी चाहिए, मोशन में होनी चाहिए। तो मोमेंटम बराबर मास एंड वेलोसिटी, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। अगर मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं और मास को m से और वेलोसिटी को v से, तो p बराबर क्या हुआ बेटे mv। p बराबर क्या हुआ mv। ठीक है जी। अब ये आपका दिया क्या बन गया बेटे, फॉर्मूला बन गया है। अब इसकी यूनिट निकालो बेटे। यूनिट p बराबर मास की यूनिट बेटे किलोग्राम होती है और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट बेटे, किसकी यूनिट बेटे, मोमेंटम की। तो मोमेंटम की यूनिट क्या हुई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और इसको कैसे लिख सकते हो बेटे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड माइनस वन। देखो किलोग्राम मीटर माइनस वन का मतलब है पर और ऐसा का मतलब सेकंड। और पर को बेटे इस तरह से लिखते हैं, अपॉन लिखते हैं। ठीक है। तो मोमेंटम इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी। तो मोमेंटम बराबर हुआ मास इंटू वेलोसिटी, तो p बराबर हुआ m इंटू v। ठीक है जी। तो ये हो चुका बेटे आपका मोमेंटम। सपोज बॉडी मास जो है आपका 10 किलोग्राम है, मास कितना है 10 किलोग्राम है, यानी कि 10 किलोग्राम की कोई वस्तु जो है वो मूविंग कर रही है और उसकी जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड है। कितनी बेटे, 5 मीटर पर सेकंड है। तो मोमेंटम क्या होगा उसका, p बराबर क्या होगा बेटे, तो p बराबर होगा m इंटू v, अर्थात p बराबर m की जगह क्या लिखेंगे बेटे 10 किलोग्राम। ठीक है जी। और v की जगह क्या लिखेंगे 5, तो क्या होगा 10 5 जा 50। अब p का मतलब है मोमेंटम और मोमेंटम की यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटे किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये आंसर है। तो इस तरह से बेटे इसके न्यूमेरिकल करते हैं, किसके, मोमेंटम के। आगे चलते हैं। आगे है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेटा, according to this law, the force on an object is equal to
फोर्स किसके इक्वल है बेटे? इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, अर्थात रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। According to this law, the force acting on a body is proportional according to this law, the force acting on a body is proportional to the rate of change of momentum। देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी is proportional to the rate of change of moment। अब पहले समझो, if initial velocity of a body is equal to u, final velocity of a body is equal to v। ठीक है जी, मास ऑफ बॉडी इज इक्वल टू m। बॉडी जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v और मास कितना है उसका m। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बराबर mv माइनस mu। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर कितना होगा बेटे? mv माइनस mu अपॉन t। अब दिस इज इक्विवेलेंट टू फोर्स, अर्थात फोर्स किसके बराबर है बेटे? ये जो फोर्स है यानी कि फोर्स को हम जो है एफ से डिनोट करते बेटे, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल है। तो यहां लिखेंगे mv माइनस mu अपॉन t। तो f यहां पर m कॉमन ले लो बेटे, तो क्या रह गया? v माइनस u अपॉन t। अब ये जो v माइनस u है इसको कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। एक वर्ड है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम is called acceleration। इसको समझो बेटे, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मान लीजिए कोई वस्तु की पहली वेलोसिटी u है और बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v होगी, और उसमें कितना टाइम लगा उसको क्या कहते हैं? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहां पर हुआ बेटे इसको एक्सीलरेशन को जो सिंबल है वो a है, तो a बराबर v माइनस u अपॉन t। एक्सीलरेशन का सिंबल a है, वस्तु की इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v है। कितना टाइम लगा u से b में जाने में? t लगा, तो a बराबर v माइनस u अपॉन t। ये क्या है बेटे? आपका एक्सीलरेशन। और जो इसकी यूनिट जो है, यूनिट इसकी यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर कितनी यूनिट होती है बेटे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, तो ये आपकी जो है क्या है, एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ ये v माइनस यू अपॉन टी किसके बराबर है? a के बराबर है। तो यहाँ पर लिख दीजिए बेटे v माइनस यू अपॉन टी बराबर a। तो f है क्या हुआ? m a, अर्थात f। अब इस जो इसको कहते हैं बेटे प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह, इसको यहां से हटा देते हैं, इसकी जगह याद रखते हैं के एम ए। तो ये हमारा सेकंड लॉ के हिसाब से फॉर्मूला में ये यहां पर जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यहां पर के, ये जो के। ठीक है जी, तो ये था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। समझा बेटे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब आगे चलते हैं बेटे नेक्स्ट। नेक्स्ट है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Action and reaction acting on a body are equal but opposite in direction. Action and reaction on a body are equal but opposite in direction. ये न्यूटन थर्ड लॉ है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? एक्शन एंड रिएक्शन ऑन ए बॉडी आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। देखिए बेटे, मान लीजिए मैं इसके ऊपर फोर्स मारूं, दिस इज एक्शन। जितना ज्यादा जोर से फोर्स मारूंगा उतनी जोर से मेरे हाथों में दर्द होगा। दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बड़ा सिंपल से एग्जांपल लेता हूं बेटे मैं। अगर मैं इस दीवार पर बेटे, अगर मैं इस दीवार पर जो है ऐसे मारता हूं, तो मैं जितना जोर से मारूंगा बेटे उतना ही दर्द मेरे हाथ में होगा, क्योंकि मैं इस पे जो है फोर्स मार रहा हूं, दैट इज एक्शन। और जो मेरे हाथ में दर्द हो रहा है वो क्या है? रिएक्शन। तो डायरेक्शन दोनों की क्या है? अपोजिट। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। आप बंदूक से गोली चला रहे हो, आप बंदूक से क्या चला रहे हो बेटे? गोली चला रहे हो। तो गोली, जैसे ही बंदूक से आपने गोली छोड़ी तो गोली कहां जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। परंतु जो आपकी गन है वो रिकॉयल इन बैकवर्ड, वो बंदूक जो है पीछे की तरफ को झटका देती है। जैसे आपने बंदूक को छोड़ा तो गोली तो बाहर आगे निकल गई, परंतु आपको एकदम पीछे से क्या लगता है? वो झटका लगता है। तो उसको क्या कहा जाता है? थर्ड लॉ, यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन क्या हुआ? बंदूक से गोली निकल गई, दैट इज एक्शन। और रिएक्शन क्या हुआ? पीछे की तरफ को जो झटका लगता है, दैट इज रिएक्शन। वो दोनों क्या है? इक्वल है, बट कौन सी डायरेक्शन में? ऑपोजिट इन डायरेक्शन में। उसको क्या कहा जाता है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक्शन एंड रिएक्शन ऑन ए बॉडी आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है बेटे, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा जितना मैंने पढ़ाया है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बेटे। ओके, थैंक यू वेरी मच।